हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी में रेलवे सेक्टर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, खास तौर पे रेलवे के जो स्टॉक्स है वो जिस तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन उठने लग गया है कि भाई क्या अब प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर ये जो तेजी है वो जारी रह सकती है लंबे समय तक। तो दोस्तों, रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और खास तौर पे आईआरएफसी के बारे में आज आपको एक मैं ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि ये तेजी कोई एक दिन, एक महीने, 6 महीने की नहीं, बल्कि हाँ लंबे मल्टी डेकेड ग्रोथ को शो करती है। हाँ, बीच में करेक्शंस जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि बिल्कुल प्रॉफिट भी बुक करेंगे लोग। 4 कदम आगे स्टॉक चढ़ेगा तो 1 कदम नीचे गिरेगा भी, वो तो चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है। तो देखिए दोस्तों, आईआरएफसी को आज हम पूरा एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में, और वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि इस सेक्टर में किस प्रकार की ग्रोथ देखी जा सकती है और आईआरएफसी में किस प्रकार के मौके बनते हैं, और एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको इसे कैसे कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं सागरनोमिक्स। और हां, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा और आप बातों को अच्छे से समझ पाएंगे आईआरएफसी के बारे में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़े, वीडियो की गहराई में खो जाएं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं आपसे चूक हो जाती है। तो पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट एनालिसिस वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले वो न्यूज कौन सी है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। दोस्तों, न्यूज आपके स्क्रीन पर ये रही। ये है आईआरएफसी टू फ्लोट अप टू 3000 करोड़ रुपीस बॉन्ड्स ऑन February 26। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 10 साल की मैच्योरिटी, यानी February 28 2034 2034 की मैच्योरिटी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश पर आईआरएफसी जो है वो 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अब पहली बात तो यह है कि जुटाना क्यों चाहती है भाई? जब नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है उसके लिए पैसा चाहिए, इसीलिए जुटाना चाहती है, और कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब नए प्रोजेक्ट्स पे कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम करने वाली है। इसके बाद बहुत डिमांड है, इससे लोग पूछ रहे हैं भाई हमें फंड चाहिए, फंड लाओ, लोन दो हमें। कौन कौन पूछ रहे हैं? आरवीएनएल पूछ रहा है, जो बाकी जो ट्रेन के, रेल के जो रेल टेल और इस टाइप की जो कंपनी है वो पूछ रही है। तो इसलिए कंपनी को फंड जुटाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ध्यान दो, स्मार्टली, ये फंड इक्विटी से भी जुटा सकते थे, लेकिन ये डेट से जुटा रहे हैं। क्यों जुटा रहे हैं? क्योंकि पहली चीज दोस्तों, डेट जो मार्केट है ना इंडिया का, वो अभी भी इमेच्योर है, अभी उसमें डेवलपमेंट बहुत बाकी है। जबकि इक्विटी मार्केट जो है ना वो काफी मैच्योर्ड हो चुका है, इसलिए उसमें ना सब चीजें ट्रांसपेरेंटली, सारी चीजें मैच्योरिटी लेवल पे आ चुकी है। आईआरएफसी क्या चाहती है कि डेट मार्केट को भुनाया जाए। और सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस न्यूज को मैं दोबारा दिखाता हूं, 3000 करोड़ रुपए ये एक साथ नहीं जुटाना चाहते। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, मजा आएगा आपको। ये जरूरत इनको सिर्फ 500 करोड़ रुपए की है। 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। 2500 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा है वो तो ये ग्रीन शू ऑप्शन रखना चाहते हैं। अब ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है ना, कि ध्यान से सुनना मेरी बात, मुद्दा पकड़ना, कि ये 500 करोड़ की जरूरत है, लेकिन ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर हमें लगा कि डिमांड ज्यादा है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं बॉन्ड खरीदने में, तो हम 500 करोड़ की जगह 700 करोड़ भी जुटा सकते हैं, 1000 करोड़ भी जुटा सकते हैं, 1500 करोड़ भी जुटा सकते हैं। गवर्नमेंट से इन्होंने परमिशन ले ली, भाई हम 2500 करोड़ तक एक्स्ट्रा जुटा सकते हैं। इस तरह से ये 3000 करोड़ रुपए का फिगर आया है। आप समझ गए कितने स्मार्ट है? रेलवे मिनिस्ट्री में ना, खासतौर पर जो अश्विनी वैष्णव जी की जो टीम है, रेलवे मिनिस्टर है वो, उनकी टीम और उनकी आईआरएफसी जैसी कंपनी जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रही है, ये बहुत स्मार्टली प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरी बात का आप मतलब समझ गए होंगे कि ये बॉन्ड मार्केट से पैसा जुटाना चाहते हैं, ताकि ये अपनी जो दूसरी कंपनीज हैं उनको फंड कर सके। और जुटाने 500 करोड़ है, लेकिन 3000 करोड़ रुपए की ब्रांड की बॉन्ड के लिए इन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन को चूज किया है। कभी इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम समय के अभाव के चलते चलते हैं सीधे पॉइंट पर। और यहां जो मैं आपको कह रहा था वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। देखिए, द बॉन्ड्स हैव अ बेस इश्यू ऑफ ₹500 करोड़, इतना ही चाहिए।
with a green shoe option, option है green shoe option of rupees 2500 crore with a maturity of 10 years which will end on February 28, 2034. अब आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए इस न्यूज का क्या मायना है? एक्चुअली कोई मायना नहीं है, ऑनेस्टली कोई मायना नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ द बॉन्ड्स इज रुपीज 1 करोड़ एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख देयर आफ्टर। मतलब कि अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 1 करोड़ रुपीज से शुरू होगा लगभग, ये सोर्सेज कह रहे हैं, ज्यादा कम भी हो सकता है। पर फायदा आपके हमारे लिए इस न्यूज का क्या है? वो ये है दोस्तों कि इससे पता पड़ता है कि आईआरएफसी भविष्य में यानी अगले 10 साल के लिए कितना सीरियस है अपनी ग्रोथ को लेकर के। और हम जो होते हैं ना 2% बना करके निकल लिए स्टॉक से, 100 रुपए बनाए निकल लिए, अरे ये 150 500 रुपए का खर्चा, ये खेल छोड़ दो। लंबा अगर सोचोगे, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अपन और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे दोस्तों, वेल्थ वहां से क्रिएट होती है। ये नहीं कि आप 50 रुपए कमाए, 200-500 रुपए कमाए, 2-4 हजार रुपए कमाए, एक स्क्रीनशॉट लिया व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को भेज दिया कि भाई देखो आज मैंने इतना कमाया, कल पता पड़ा लॉस हुआ तो स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। ये भी होता है। अरे इस चक्कर में मत पड़ो। अगर अच्छे देखिए वेल्थ क्रिएशन चाहिए ना तो लॉन्ग टर्म का विजन बहुत जरूरी है। तो पॉइंट पे आते हैं आईआरएफसी में कि इस न्यूज का मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ ये है कि वो कंपनी की एग्रेसिव ग्रोथ के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट जो इसी न्यूज में है वो ये है कि देखिए द बॉन्ड्स आर AAA रेटेड बाय क्रिसिल, आइक्रा एंड केयर एजेंसीज। तो जितनी रेटिंग एजेंसीज है वो सारी इन बॉन्ड्स को क्या दे रही है? AAA रेटिंग, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग पॉसिबल, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में देखते हैं आईआरएफसी के 153 के आसपास इसकी प्राइस इस समय चल रही है जब ये वीडियो बन रहा है। साथ में बात यह है दोस्तों कि कंपनी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। 1986 में कंपनी शुरू हुई थी और जो इसका पर्पज क्या था ये ना पता होना चाहिए कि धंधा करती क्या है कंपनी और पर्पज क्या है। जब ये पता होता है ना तो लॉन्ग टर्म के लिए ना इन्वेस्टमेंट का जो लॉजिक है वो दिमाग में क्लियर होता है। आईआरएफसी की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए ना पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ना अलग अलग जगह से फंड जुटाना पड़ता था, तो वो परेशान हो जाते थे। अब इन्होंने क्या किया, एक आईआरएफसी का गठन जब किया इन्होंने तो इसको जिम्मेदारी दे दी कि भाई हमें ना नई 5 वंदे भारत ट्रेन चलानी है अगले साल भर में, या 3 बुलेट ट्रेन चलानी है, हमें इतना पैसा चाहिए और इसके लिए आप फंडिंग जुटाने की व्यवस्था आप करो। तो आईआरएफसी का सीधा काम है इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना रेलवे के अलग अलग टाइप के लाइव जो रोलिंग स्टॉक है, मतलब चलती हुई ट्रेन के डब्बे हो गए, या जो पटरियां बिछाने का काम है, या कहीं पर मान लीजिए प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करना है, इन सब के लिए जो अलग अलग कंपनीज आरवीएनएल को चाहिए, कोची वो कौन सी आपकी नहीं जो ट्रेन के जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है पीपावाव है उनको चाहिए, या इसी तरह से रेलटेल को चाहिए, इन सबको जो पैसा चाहिए वो कौन जुटाती है? आईआरएफसी। वो पैसा अरेंज करती है और इनको देती है, इसलिए इसका स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं कि ये जो कंपनी है ना इसमें पर्पस समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसमें बिजनेस ओवरव्यू कैसा है। तो कंपनी जो है ना ये फंडिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज है, ये बात तो पक्की है। अब साथ में आती है बात कि भाई ये सर्विसेज क्या करती है? फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स, जो ट्रेनें चल रही है ना उनका, लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने की जिम्मेदारी है, उसकी क्लीनिंग मेंटेनेंस, लेंडिंग टू खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, लेंडिंग टू अदर एंटिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और भी जो चीजें होती है सारी। अब बिजनेस ऑपरेशंस क्या क्या करती है कंपनी? लीजिंग ऑपरेशंस, ये लीजिंग मॉडल पे काम करती है रोलिंग स्टॉक एसेट्स के लिए, चलती हुई ट्रेन के लिए, ठीक है। और इसमें 30 साल 15 साल वो अलग अलग क्राइटेरिया। लेंडिंग ऑपरेशंस, अब साथ में ये लीज के अलावा ना लेंडिंग भी करती है, उधार देती है। किस किस को देती है? ये देती है आरवीएनएल को, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को, रेल टेल कॉर्पोरेशन को, एंड पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन को। और साथ में बोरोइंग का काम करती है। और ये जो बोरोइंग अभी जो मैंने आपको बॉन्ड दिखाया वो काइंड ऑफ बोरोइंग है, ठीक है। कौन कौन कस्टमर्स हैं इसके? आरवीएनएल है, इरकॉन है, और भी बहुत सारे हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। कितनी है? 2 लाख करोड़ रुपए की। लेकिन ये मार्केट कैप ना हवा वाली नहीं है, ये मार्केट कैप दम वाली है, ठोस है। 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप तो जियो फाइनेंशियल्स की भी है। कंपनी हो सकता है तेज ग्रो करे नहीं करे, आई डोंट नो, बट
कंपनी के बारे में, बिजनेस क्या करती है, आज अंबानी से पूछोगे तो उनको भी मालूम नहीं होगा कि क्या हम इक्विटी में जाने वाले हैं, क्या हम म्यूचुअल फंड बेचेंगे, या फिर हम लोग लोन्स में जाएंगे या क्रेडिट कार्ड में जाएंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन ट्रेडर्स की आप उत्साह देखो, बिना ये कुछ जाने हुए भी उन्होंने 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप कर दी पैसा भर भर के इस कंपनी में। अभी कुछ टाइम पहले लिस्ट हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि उत्साह जरूरी है, लेकिन हवा ना जमीन, पैर ना जमीन पे होने चाहिए। जब पैर हवा में होते हैं ना तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आईआरएफसी के केस में आप साफ तौर पे देख सकते हो कि पैर जमीन पर ही हैं। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कल स्टॉक करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ये तो चलता रहेगा, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है। चलिए आगे चल के देखते हैं, और यही सब कारण है मेरा वीडियो हो जाता है लंबा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। करंट प्राइस 153 की हो गई, जो 193 टॉप प्राइस जो साल भर की थी उससे थोड़ा कम है। स्टॉक का पी 33 है, जबकि इंडस्ट्री का पी है 23, ठीक है। और यहां देखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात, सेल्स की ग्रोथ हुई है 5 साल में 20.8%, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ा है 25%, यानी सेल्स से ज्यादा बढ़ रहा है प्रॉफिट। और जब भी दोस्तों सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी एक एफिशिएंट और अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रही होती है। तो ये एक बिजनेस मॉडल के ऑपरेशंस जो होता है ना बिजनेस का, उसका सही तरीका बताती है। तो सेल्स बढ़ी लेकिन प्रॉफिट तेजी से बढ़ा, विच इज अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट, वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है। आगे बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 86% है, उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही मेन रोल है। और प्लेजिंग व्लेजिंग कुछ नहीं है, टेंशन फ्री है। साथ में पायोस की स्कोर 5 है, जो थोड़ा और अच्छा हो सकता है, लेकिन क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में है तो वहां पर और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बट AAA रेटिंग फ्रॉम क्रिसिल है, विच इज एब्सोल्युटली टेंशन फ्री थिंग। अब आता है ग्राम नंबर 62, प्राइस चल रही है 153, तो करीब करीब ये फेयरली वैल्यूड है। यानी आप इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत महंगी है, या ये भी नहीं कह सकते कि बहुत सस्ती है। अब नीचे नजर डालें दोस्तों, ये है इसका वैल्यूएशन। तो यहां आप क्या देखोगे, ये जो है ना, ये सारा ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। तो ये फरवरी 23 तक तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसके बाद कुछ समय से कंसोलिडेशन के जोन में है। तो आप देखो, ये जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है ना, हमेशा 100 में से 90 लोग क्या करते हैं, बिना फैक्ट फिगर को देखे हुए काम करते हैं। तो जब प्रॉफिट बढ़ रहा था भाई साहब, जब प्रॉफिट बढ़ रहा था तब तो प्राइस उन्होंने नीचे गिरा के रखी हुई थी, और जब प्रॉफिट ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ तब प्राइस को देखो कैसे जंप करवा के लेके गए। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि सबको 3 से ज्यादा गिनती नहीं आती, 3 मतलब आज कल और परसों, बस इसे जानना चाहते ही नहीं है। पर अच्छे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो पूरा एनालिसिस करते हैं और ये समझते हैं कि अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है तो सूनर और लेटर कंपनी की जो प्राइस है वो कैचअप कर लेगी। तो यहां मैं आपको क्या कहूंगा कि अभी ना इस समय पे ईपीएस से ऊपर चल रही है प्राइस, ये यहां पर तो थोड़ा सा होल्ड ऑन करना जरूरी है, और ये देखना जरूरी है कि कुछ बड़ा करेक्शन आए, कहीं कोई हाहाकार मचे, कहीं कोई उल्टा सीधा कुछ हो और कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आए और प्राइस करेक्ट हो, और तब स्मार्टली पोजीशन बनाई जा सकती है। हालांकि मैं आपको एक साफ तौर पे एक डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों कि ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट की गहराइयों को समझें, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें, और उसके बाद में अपने आप को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो आपने देख लिया कि ये जो प्राइस है ना, वो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट से ऊपर चली गई है, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। हम देखें अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स की देखें सबसे पहले, तो 22 में दिसंबर क्वार्टर में 6200 करोड़ रुपए का सेल्स थी, और इस साल ये 6700 करोड़ यानी 500 करोड़ का इसमें ग्रोथ आया है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बल्ले बल्ले है भाई, कैसे 100% प्रॉफिट मार्जिन देखा है कभी किसी कंपनी का? आईआरएफसी का है, ये रहा आपके सामने 100% प्रॉफिट मार्जिन। एक किसी कंपनी आप जाकर के देखना एक बार ना, डी मार्ट का खोल करके देखना, या HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्क्रीनर पे देखना, किसी का 6%, किसी का 7%, किसी का 10%, ये 100%, 99%। तो इसी वजह से सारे के सारे इन्वेस्टर्स पीछे पड़े रहते हैं इन स्टॉक्स को लेके। खैर आगे चलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मैं आपको कह रहा था कि सेल्स जो है वो 10 साल में 16% के हिसाब से बढ़ी है, और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 28%, यानी सेल्स से ऑलमोस्ट डबल 2x की स्पीड से बढ़ी है करीब करीब, विच इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव साइन। अच्छा आगे हम बात करें दोस्तों शेयर होल्डर्स की, तो जरा एक बार नजर डालते हैं। 86% तो भाई साहब प्रोमोटर्स के पास है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनसे संबंधित जो लोग हैं उनके पास। FIIs ने 1-1.5% ले रखा है, बेचारे फॉरेनर्स को तो पता भी नहीं है कि यहां पर ये सब इतनी बड़ी अच्छी कंपनियां भी चल रही है।
और DIIs ने अपनी होल्डिंग को कम करी है 4% से 1% पे। अब भाई साहब आपके मन में ये सवाल आ सकता है और एक्चुअली आना चाहिए कि भाई 4% से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1% पे स्टॉक अपनी स्टेक होल्डिंग जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर ली है, तो क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब है? क्या इसमें कोई चिंता वाली बात है? यही आएंगे ना सवाल कि उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है, तो क्या ये सब सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कारण क्या है? तो कारण ये है दोस्तों कि जो FIIs और DIIs है ना, ये बड़ा स्मार्ट लोग होते हैं, इन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब होता है। जब 4% शेयर होल्डिंग थी और शेयर बहुत तेजी से भागा साल भर में, कई गुना रिटर्न इसने बना करके दिया, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना मुनाफा बुक कर लिया और अब पैसा बना लिया। अब वो बाहर बैठे हुए हैं कि भाई शेयर को गिरने दो, जब गिरेगा फिर खरीद लेंगे, फिर मुनाफा बनाएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। और आम इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि भाई इन्होंने शेयर होल्डिंग कम कर दी तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आपको ना एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स पे। यहां देखो टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। अगर मोटा मोटा तौर पे देखे जाए तो ये दोस्तों एक CPR है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, यानी CPR वाइडर है। तो यहाँ एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है और उसमें जब देखो CPR क्लोज था और एक ग्रीन कैंडल बनी थी, तो उस केस में दोस्तों रनअप कितना जबरदस्त आया था। तो हमेशा ध्यान रखो CPR क्लोज होना चाहिए, सेंट्रल पिवटल रेंज बोलते हैं इसको। तो वो उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर क्योंकि वाइडर है, ये ज्यादा चौड़ा है, तो इसका मतलब यहां एक रेंज बाउंड में रहने के चांसेस ज्यादा है। तो अब यहां से क्या होगा, दो चीजें हो सकती है कि अगर जो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ये 133 के स्तर को हो सकता है टच कर दे, तो यहां एक अपॉर्चुनिटी आप कंसीडर कर सकते हैं। और ये अगर ऊपर की तरफ स्तर तोड़ता है और 175 के ऊपर स्टे कर जाता है, स्टे कर गया कुछ दिनों तक, तो फिर ये 200 से ऊपर भी आपको मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल एनालिसिस था IRFC का। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप जो कमेंट्स लिखते हैं, मैं हृदय से आपकी गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक्स कहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो इतने प्यार के लिए, इतने कम टाइम में इतना सपोर्ट देने के लिए आपकी हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को ऑन करने के लिए और इस वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर करने के लिए आपका एडवांस में मैं थैंक्स कह रहा हूं। और अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी मिलते हैं और एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।